लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन किया था, ठीक है। आज हम करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मेनली आप दो पढ़ा होगा, दो तरह का सर्कुलर मोशन। एक को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म, एक को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता होता है, जिसकी वजह से एक एक्सीलरेशन होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर या वी टाइम्स ओमेगा। अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें वेलोसिटी बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज करता है। तो मान लीजिए मेरे पास वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करता होता है, डायरेक्शन भी चेंज करता होता है। मैग्नीट्यूड के चेंज करने की वजह से एक एक्सेलरेशन होता है, उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती थी dv बाई dt या अल्फा टाइम्स ऑफ आर। अगर आपका डायरेक्शन चेंज करता होता है तो उसके बेस पे एक एक्सेलरेशन होता है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की। अब इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्दर दो तरह से हम डिफाइन करते हैं कि वो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली चेंज करता हो या एक्सेलरेशन वेरिएबल वे में चेंज करता हो। तो एक को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और एक को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर में, उसके बेस पे तो जब कोई भी मोशन मेरे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो वहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड जब कभी मेरे पास नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो वहां पे कैलकुलस मेथड यूज करते हैं उस पर्टिकुलर टर्म सॉल्व करने के लिए। अब जैसे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में, जैसे स्ट्रेट लाइन के लिए मोशन के लिए इक्वेशन होता था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे वो इक्वेशन चेंज होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ पे ओमेगा फाइनल वेलोसिटी होती है, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी होती है, अल्फा एक्सेलरेशन होता है एंड टी टाइम। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ टाइम्स अल्फा टी स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से अलग अलग टर्म हो सकते हैं। अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वहां पे आप ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं डी थीटा बाई डी टी या अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। तो इतनी सारी चीजें इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो या वर्टिकल प्लेन में हो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे ग्रेविटी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसके लिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सबको आता है ये सब चीजें? पुनीत कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, अब मैं इसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आसान आसान से। एक क्वेश्चन था कि अगर आपके पास कोई एक सर्कुलर मोशन है इस तरह, वहां पे एक्सेलरेशन किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए दो तरह की हो सकती है अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड करे। एक टूवर्ड्स द सेंटर जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक होता है टूवर्ड्स टेंजेंशियल डायरेक्शन जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। इन दोनों का एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है किसी इस डायरेक्शन में, तो इसको ले सकते हैं ए। ये मेरे पास हो सकता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये मेरे पास हो सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेट दिस पर्टिकुलर बी थीटा। तो उसने क्वेश्चन में नहीं दिया कि ये आपका सेंट्रीपिटल है या टेंजेंशियल है, आपको सिर्फ क्या दे रखा था, इफ रेडियस ऑफ पाथ is 20 centimeter, theta is 60 degree, find velocity of object at this instant if a is equals to 15 meter per second square। क्वेश्चन सबको समझ आया?
एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। देखिए, आप सॉल्व कैसे कीजिएगा, आपके पास एक रिजल्टेंट टर्म दे रखा है एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में लॉन्ग। इसके बेस पे आप दो कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक सेंटर के लॉन्ग और एक टेंजेंट के लॉन्ग, इस तरह से, क्योंकि आपको ये टर्म एंगल दे रखा है। तो अगर आपके पास ये ए है तो इसकी वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ए सी की वैल्यू क्या हो सकती है और ए टी की वैल्यू क्या हो सकती है। एसी जब आपको पता चल जाएगा तो एसी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई आर, आपको रेडियस पता है, वहां से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो पहले आप ए से एसी कैलकुलेट कीजिए, फिर एसी को बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल पुट कर दीजिए, वहां से वेलोसिटी आ जाएगी। कोशिश कीजिए एक बार सब कोई। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? याशिका? No, sir. याशिका एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए फिर से। आपने शायद यूनिट कन्वर्जन से इसे नहीं किया।
अक्षत सॉल्व हो रहा है। एक सेकंड। ओके, गुड यशिका। मानसी सॉल्व हो रहा है। ट्राइंग से। देखिए कैसे कीजिएगा, यहाँ पे ए आपको दे रखा है, आप ए सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए सी इस पर्टिकुलर ए के लिए थीटा के एडजेसेंट है, सो वी कैन राइट ए सी इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस थीटा। ये आ गया। अब एसी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई आर। सो इसको पुट कर दीजिए एंड इसको इक्वेट कर दीजिए। अब आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए यहाँ से। नीव सॉल्व हुआ। यहाँ से आप लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर ए टाइम्स ऑफ आर इंटू कॉस थीटा। ए की वैल्यू दे रखा है आपको 15, रेडियस की वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, सो 20 डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस 60 विच इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर। 0 0 कैंसिल आउट, 2 and 2 कैंसिल आउट, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर 1.5 मीटर पर सेकेंड। मानसी समझ आया आपको? नीप समझ आया यस आपको? सर। लिख लिया आप लोगों ने इसको?
नीर लिख लिया? यस सर। कुछ समझ आया यहाँ तक? सर ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी क्यों होगी? देखिए यहाँ पे दो तरह का एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। जब कोई भी दो वेक्टर एक्ट करता है तो उसका एक रिजल्टेंट एक्ट करता है दोनों के इन बिटवीन, तो इसीलिए ए का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। आई बस में यस सर। तो आपको ए की वैल्यू दे रखी थी, उसके बिहाफ पे मैंने ए सी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ए सी के फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। तब उसके इंस्टेंट पे मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता था, इसलिए मैंने इसको इस तरफ सॉल्व किया। अक्षत कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। इसको लिख लिया था? सर एक सेकेंड कनेक्ट हो गया। ओके डन सर। ओके। A particle starting from rest accelerates uniformly at 0.05 meter per second square along circular path of radius 20 centimeter. Find time at which tangential and radial acceleration becomes equal. यहाँ पे लिखा है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब AT, जो ये वैल्यू दे रही है, दे रखी है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो पूछा किस टाइम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपस में इक्वल हो जाएगा। पहले सोचिए उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी थी, तो आप बोलिएगा 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो पहले काउंट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे कुछ हो जाए ओमेगा, उस वेलोसिटी के बिहाफ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ इक्वेट कर दीजिए, वहां से t की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया क्वेश्चन सबको? आपको ये क्वांटिटी दे रखी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पहला काम आप अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा इज इक्वल टू होता है a बाई आर, मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइड बाई रेडियस। आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू दे रखा है 0। फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ इक्वेट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। सर ओमेगा नॉट 0 की है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम, क्या लिखा है?
Yes. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो होगी, इसलिए मानसिक विदाउट No, sir. ओमेगा नॉट की वैल्यू जीरो दे रखी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। आप यहाँ से ओमेगा निकाल लीजिए, फिर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल कर दीजिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह पे आप ओमेगा स्क्वायर टाइम्स रेडियस ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा।
गुड याशिका। सर जी जैसा बोलिए। आपने यहाँ पे लिखा है अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन आर, जैसे हम ये भी तो लिख सकते थे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इनटू आर। तो अगर हम हाँ। उस इक्वेशन में इक्वेट करते ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, तो आर आर कट जाता, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर से भी तो कर सकते थे। मतलब मैंने हाँ वहां से वैसे भी कर सकती हैं, बट आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो 80 दे रखा है, आपको अल्फा नहीं दे रखा है, तो फर्दर आपको अल्फा कन्वर्ट करना होता है 80 के टर्म में। आई बात समझ, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 80 दे रखा है, अल्फा नहीं दे रखा। अक्षत सॉल्व हुआ आपसे? यस सेंड कीजिए आंसर। उनीब आपसे सॉल्व हुआ? मानसी? सब करें। यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती, अल्फा की वैल्यू यहाँ से पता है, पुट कर देते, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अल्फा टाइम्स टी। अब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है 0.05 इज इक्वल टू अल्फा, मतलब ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दे रखे हैं आपको अल्फा इंटू टी, उसका स्क्वायर इंटू आर। अल्फा की वैल्यू आपको पता है 80, तो हो जाएगा 80 का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू आर। आप इस टर्म को 80 रहने देते हैं, ताकि ये 80 एंड 80 कैंसिल आउट हो जाता एंड वहां से टी की वैल्यू 100 पे जाती। तो ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल आउट, एक आर और एक आर कैंसिल आउट, सो टी इज इक्वल्स टू आर बाय 80 रूट अंडर आर की वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर विच इज 0.2, और अल्फा की 80 की वैल्यू दे रखा है मेरे पास 0.05 रूट अंडर। आई थिंक इतना ही होगा। 100 by 5 is 20 into 240 which is 4 root under which is equals to 2 seconds। तो आपका आंसर कुछ 2 सेकेंड्स आना चाहिए। अक्षत कितना आया आंसर आपका? सर मेरा आंसर अलग। कैलकुलेशन देखिए आपने कहाँ पे गलत किया। वही चेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ओके उनीब, आंसर इतना आया आपका? सर नहीं अच्छा इसको लिख लीजिए, समझ आया कैलकुलेशन? यस सर। मानसी कोई डाउट? नो सर।
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. एक अनदर क्वेश्चन कीजिए. If angular displacement of a body is theta is equals to 1 minus e to the power minus t by 2. Find initial velocity and initial acceleration. सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आप लोग शायद इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब जानते होंगे. क्या आशिका बता सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? सर जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है और जो स्टार्टिंग का मतलब किस टाइम पे? सर एट t इज इक्वल टू 0. गुड. जब कभी आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए. उसी तरह इनिशियल एक्सेलरेशन t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए. सॉल्व कीजिए.
यशिका सॉल्व हुआ? सर हो रहा है। मानसी कैसे कैसे करूंगा सॉल्व इसको? आपको दे क्या रखा है? थीटा। निकालना क्या है? वेलोसिटी। तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा? मानसी Yes, sir. मैं क्या करूंगा? थीटा आपको पता है, थीटा गिवन है, मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करूंगा? याशिका आपने जो आंसर सेंड किया है क्या वो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है वो? सर अनडिफाइंड होता है। अच्छा, मतलब इस पार्टिकल के लिए कोई डिफाइंड वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। मुनीब आपने कुछ ट्राई किया? सर अगर डिफरेंशिएट कर दे सर तो उससे एंगल। बहुत अच्छा है, तो आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए, बट आई थिंक आप डिफरेंशिएशन भूल गए होंगे। देख कैसे, आपको डी थीटा बाई डी टी कैलकुलेट करना था। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है? 1 विच इज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, किसी को याद है? डिफरेंशिएशन ऑफ Sir, एनी same रहता है. सेम रहता है, बट अगर वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट अटैच्ड हो तब क्या होता है? सपोज कर लीजिए e टू द सर पावर ई से k। मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1। देखिए अगर कुछ ऐसा हो, x यहाँ पे वेरिएबल है, उसके साथ अगर अटैच्ड कोएफिशिएंट k है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो k टाइम्स e रेज टू द पावर kx हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास अटैच्ड कोएफिशिएंट पे t कितना है मेरे पास? -1/2, तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/2 e रेज टू द पावर -t/2। तो ये जो टर्म आया, ये क्या आ गया? ओमेगा। आपको ओमेगा नॉट निकालना है, मतलब टी की वैल्यू कितना पुट कर दीजिए? 0। सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, अल्फा आ जाएगा। फिर आपको अल्फा नॉट निकालना है, टी की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, अल्फा नॉट की वैल्यू। अब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। राशि का सॉल्व हुआ? सर आपने तो डिफरेंशिएट किया, बट
बट जैसे आपने कहा था t इज इक्वल टू 0, तो मैंने थीटा वाली इक्वेशन में t 0 कर दिया, मेरा थीटा मुझे 0 आ रहा था, तो ऐसा क्यों नहीं किया? थीटा नॉट की वैल्यू 0 नहीं पुट, मतलब मुझे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं एंड देन उसके बाद t की वैल्यू 0 पुट करते हैं। यहाँ पे अगर t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा ना। आई बात समझ? यस सर। तो हमें पहले उसको डिफरेंशिएट करना है ताकि वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाए एंड वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तब मैं उस वहां पे t की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तब ये टर्म हो जाएगा माइनस माइनस प्लस e raised to the power 0 which is equals to 1, so it will become 0.5 रेडियन पर सेकेंड, कुछ ऐसा आएगा। सिमिलरली इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, ये पूरा टर्म आ जाएगा माइनस 1/4 e टू द पावर माइनस t बाई 2। अब t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो e टू द पावर 0 ये हो जाएगा माइनस 0.25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर कुछ इतना आना चाहिए। क्या शिका समझ आया आपको? सर समझ आ गया। मुनीब समझ आया? यस सर। इसको लिख लीजिए। मानसी लिख लिया? आप लोगों ने लिख लिया? नील लिख लिया आपने? यहाँ तक किसी कोई डाउट? ये बताओ। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। सपोज कर लीजिए पार्टिकल is describing a horizontal surface at height h from bottom
inside a hollow hemispherical bowl of radius r at velocity 0.5 meter per second. Find the value of h. मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ पहले कि बोल क्या रहा है। आप बोलिए कि कोई एक हेमिस्फेरिकल बाउल है इस तरह, इसका हाफ पोर्शन इस तरह से है। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सर्कुलर पाथ इवॉल्व कर रहा है किसी इस पॉइंट पे, तो कहता है इस पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी होगी अगर उसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे 0.5 मीटर पर सेकेंड है तब। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया? क्या शिका? फिर समझ आ रहा है। तो कोई पार्टिकल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं विद 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए इस पार्टिकल की हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी हो सकती है? तो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितनी होगी h, उसकी वैल्यू सॉल्व करनी। उन्हीं क्वेश्चन समझ आया आपको? यस सर। ट्राई कीजिए।
उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगता होगा एंड उसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे, पहले आप उसको डिफाइन कीजिए। एक फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता होगा ग्रेविटी की वजह से, इस तरह। एक फोर्स एक्ट करता होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह। इस पर्टिकुलर लाइन के लॉन्ग एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता होगा यहाँ से यहाँ तक। उस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट को ब्रेक कर दीजिए दो डिफरेंट पार्ट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड देन वहां से चीजों को सॉल्व कर लीजिए। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो इसके बेस पे ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये आप नॉर्मल रिएक्शन ले लीजिए, उसके दो कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट किसके इक्वल होगा वहां से फीड करके सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ट्राई कीजिए। मानसी कोई डाउट पूछ लीजिए, कुछ ना समझ में आ रहा हो। नील,
याशिका मैं सॉल्व करूं? Yes, sir. देखिए n है, Yes, sir. तो ये ऊपर वाला टर्म n cos थीटा हो जाएगा, ये नीचे वाला टर्म n sin थीटा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का मास m, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी mg, ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड ले जाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा mv²/r। मैंने इसके रेडियस को यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर लिया है और इस बाउल का रेडियस स्मॉल आर है, दोनों में फर्क है। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r और n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/g इंटू r। आप अगर एक्चुअल रेडियस देखे यहाँ से यहाँ तक, अगर इस ट्रायंगल में ये अगर r है, ये अगर थीटा है और ये अगर स्मॉल r है, तो कैपिटल R इज नथिंग बट स्मॉल r टाइम्स साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो इसी टर्म को लिख सकते हैं v²/g इंटू r टाइम्स साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। या आप कैपिटल R के टर्म में भी निकालना चाहें, आपकी मर्जी। अब मुझे हाइट की वैल्यू निकालनी है, तो आप उसको देखिए कैसे निकालेंगे। टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितना है r, तो h अगर मैं माइनस कर दूं तो ये टर्म यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा r माइनस h। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरे पास r, तो उसके बेस पे अगर मैं cos थीटा कैलकुलेट करूं तो हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आपको एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको सारी चीजें कट जाएंगी और सिर्फ थीटा की वैल्यू के टर्म में आपको वेलोसिटी एंड सारी चीजें जो अननोन होगी उसके बेस पे हाइट कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आया कुछ? Yes, sir. तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में ज्वाइन कीजिए एंड वहां से हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। आप आंसर वेलोसिटी के टर्म में रहने दीजिएगा, उसकी वैल्यू मत पुट कीजिएगा। सो अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा tan थीटा, साइन को उस साइड ले जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा v²/g टाइम्स ऑफ r, और ये आ जाएगा तो हो जाएगा r माइनस h डिवाइड बाय r, r कैंसिल आउट, तो सिंपली tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वहां से हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। पुनीब, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। आपको कुछ इतना आएगा हाइट। लिख लिया आप लोगों ने? याशिका समझ आया आपको? Yes, sir. मानसी आपने लिख लिया? Yes, sir. समझ आ गया।
यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? पनीर, यस सर। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है सेम इसी तरह से, जैसे मैंने अपवर्ड बाउल दिया था, आपको क्वेश्चन भी हो सकता है कि इन्वर्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई बाउल दे दिया इस तरह से। मान लीजिए किसी सरफेस पे प्लेस है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया ये इस तरह से, अभी किसी इस पॉइंट पे है, तो पूछता है कि किस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, किस हाइट पे फ्रॉम इट्स टॉप सरफेस एंड किस एंगल पे वो इस सरफेस को डिटैच कर जाएगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड वेलोसिटी, height and angle at which it will leave the surface. मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। आप सपोज कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट पहले इस पॉइंट पे है, थोड़ी देर बाद किसी इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक? तब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करते होंगे, पहले हम उसको सोचते हैं, कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरह से एक लाइन, तब उसके लिए अगर कंपोनेंट ब्रेक कीजिएगा तो एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक कंपोनेंट होगा which is due to gravity। उस कंपोनेंट के लिए cos कंपोनेंट एंड sin कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चूंकि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता होगा अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, एंड उसी डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करता होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल रिएक्शन कब एक्ट करता है कब नहीं एक्ट करता, तो आप क्या बोल सकते हैं? मुनीब बता सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन कब एक्ट कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कब नहीं एक्ट कर सकता? सर जब सरफेस कांटेक्ट में हो तो। गुड। तो जैसे ही वो सरफेस को लीव करेगा तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यस सर। मान लीजिए ये मेरे पास एंगल थीटा है, तो ये भी मेरे पास एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अब उस थीटा के बेस पे आपको mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक अलोंग दिस डायरेक्शन और एक अलोंग दिस डायरेक्शन। आप वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट को इक्वेट कर दीजिए, मतलब नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ सी शुड बी इक्वल्स टू दिस कंपोनेंट ऑफ एम जी। वहां पे n की वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो वहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट था, पहले इतना सॉल्व कीजिए।
सॉल्व हुआ? ओके। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया होगा mg cos theta is equals to normal reaction plus centrifugal force, that is mv square by r, which is radius. n की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से mm कैंसिल आउट, सो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी gr टाइम्स cos theta रूट अंडर। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ गई। दूसरा कैलकुलेट करना है किस हाइट पे वो सरफेस को लीव कर जाएगा, मुझे वो डिफाइन करना है। तो उस हाइट के लिए आप सिंपल क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए हॉरिजॉन्टल, यहां से यहां तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन की हाइट फ्रॉम टॉप अगर मैं देखूं तो कितना होगा, तो इसके लिए उस पॉइंट पे एक अनदर लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहां से यहां तक। दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस चेक करना है कितनी हाइट होगी। तब इसकी वैल्यू कैसे निकालिएगा, आप बोलिएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगा वो r माइनस एच, एंड ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r, तो वहाँ से लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल्स टू r माइनस एच डिवाइड बाय r, या अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो h इज इक्वल्स टू r टाइम्स 1 माइनस cos थीटा, आप ये लिख सकते हैं। ये आपको हाइट की वैल्यू आ जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर आपको थीटा की वैल्यू पता होती तब। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। जैसे वो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा हाइट h, इसके अकॉर्डिंग इतना अमाउंट। इस डिस्प्लेसमेंट कवर करने में उसके पास कुछ वेलोसिटी एक्वायर्ड हुई होगी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, इसकी वैल्यू कितनी, 0। ठीक है, फिर आप इस h की वैल्यू को अगर मैं ये टर्म पुट कर दूं और इस वेलोसिटी को और इस टर्म को आपस में इक्वेट कर दूं, तो वहां से थीटा की वैल्यू नंबर के फॉर्म में आ जाएगी, फिर h की वैल्यू आपको r के टर्म में आ जाएगी। समझ आया सबको? यहां तक समझ आया सबको? मैंने कहा इस वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, बट h की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ताकि आपका इक्वेशन सिर्फ cos थीटा के टर्म में बच जाए, ताकि cos थीटा की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व हो जाए वहां से। नीव समझ आया आपको? सर वो cos थीटा r माइनस एच वो r सर अब समझे। ये वाला, ये यस सर। देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा उस स्फीयर के लिए, r होगा। यस सर। तो ये बाकी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बचेगा वो कितना बचेगा, कितना होगा, बोल सकते सर हैं? r माइनस एच। और ये जो यहाँ से यहाँ तक सरफेस तक डिस्टेंस है, ये तो r है उस ट्रायंगल के लिए। तो इस यस थीटा के सर। एडजेसेंट ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, मैंने यहाँ से निकाला। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया एंड सॉल्व किया तो h की वैल्यू इतनी आ गई। याशिका समझ आया आपको? यस सर। अब आपको क्या करना है, इस v की वैल्यू को इसमें पुट कर देनी है, h की वैल्यू इतनी टर्म पुट कर देनी है एंड cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है।
गुड याशिका। इस cos थीटा की वैल्यू को आप इस इक्वेशन पुट कर दीजिए, देखिए हाइट की वैल्यू कितनी आती है। गुड। पुनीत सॉल्व कर लिया आपने? मानसी? सर हो नहीं रहा है। देखिए, आप v की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 2gh इज इक्वल्स टू gr टाइम्स cos थीटा। h की जगह पुट करना, ये टर्म पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2, g और g कैंसिल आउट, r 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू r टाइम्स cos थीटा, r कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा is equals to cos theta. It means 2 is equals to 3 times cos theta, or cos theta is equals to 2 by 3. मानसी समझ आया आपको? यस सर। अब इस cos theta की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो h की वैल्यू आ जाएगी r 1 minus cos theta, which is 2 by 3. So it will become r by 3. ठीक, तो हमने h की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। फिर नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता वेलोसिटी की जगह पे, तो v इज इक्वल टू आ जाता है जी आर टाइम्स कॉस थीटा विच इज 2 by 3 रूट अंडर, तो आपका आंसर आता है 2 by 3 टाइम्स जी आर रूट अंडर इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये तीन रिलेशंस याद रखिएगा इस पर्टिकुलर टर्म के लिए। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है जिस पॉइंट पे वो डिटैच कर जाए सरफेस के साथ, एंगल की वैल्यू कितनी होती है, एंड हाइट की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ तक सबको समझ आया? पुनीत समझ आया आपको? यस सर। इसको लिख लीजिए। इसमें बेस्ड अभी जेई में 2021 में कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको वो बताता हूँ क्या पूछा उसने।
मानसी लिख लिया आपने? Yes, sir. पुनीत लिख लिया आपने? यस सर। ओके। उसने एक क्वेश्चन पूछा सेम सिस्टम के बेस पे, उन्होंने एक स्फीयर दे दिया इस तरह, एंड उसने पोजीशन ऑफ ग्राउंड इस तरह से दे दिया। एंड देन उसने कहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, अगर वो स्टार्ट की मूवमेंट करना इस पर्टिकुलर सरफेस पे, तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो उस सरफेस को डिटैच कर जाएगी, उसकी वैल्यू फ्रॉम ग्राउंड कैलकुलेट की है। फाइंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड at which body will leave the surface. तो अगर आपको रिलेशंस तीनों याद होते तो 1 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिए। डन। याशिका सॉल्व हुआ? सर हो रहा है। देखिए कितना आसान है। आप बस ये सोचिए कि हमने पिछला वाला सॉल्व किया था वो इतनी हाइट के लिए, ऑब्जेक्ट किसी इस पॉइंट पे लीव कर जाएगा, इसलिए इसके लिए मुझे हाइट की वैल्यू पता है फ्रॉम टॉप सरफेस। तो यहाँ से यहाँ तक आपको हाइट पता है कितनी होनी चाहिए, आपको यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करनी है। मानसी स्मॉल एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सरफेस को लीव करने के लिए? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, So 2 pi r minus h. नहीं मैंने सिर्फ स्मॉल एच की वैल्यू पूछी कि स्मॉल एच की वैल्यू कितनी होती है इस पर्टिकुलर सरफेस को लीव करने के लिए। जो हमने लास्ट पार्ट में सॉल्व किया था कितना आया था आंसर? r/3। ठीक है, इतना ही था ना Yes, आंसर? sir.
Yes, आपको sir. टोटल हाइट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये टोटल हाइट आपको कितनी हो सकती है? तो आप बोलिएगा डायमीटर के इक्वल, एंड विच इज इक्वल्स टू जस्ट 2r। तो अगर मैं 2r में से स्मॉल h की वैल्यू माइनस कर दूं तो आपको कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल H इज नथिंग बट 2r माइनस स्मॉल h। स्मॉल h की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखा है, पुट कर दीजिए, 1 सेकेंड में आपका आंसर आया था। मुनीब समझ आया आपको? यस सर। आंसर बताइए। यस सर, अभी तो ये हो जाएगा 2r, h की वैल्यू हो जाएगी r/3, 6 माइनस 1 5r/3 इज इक्वल टू h। कोई मुश्किल था क्या? याशिका आपने क्या सॉल्व कर लिया? मैंने cos थीटा निकाला। आपको जो सारे रिजल्ट थे वो सेम पिछले वाले रिजल्ट होंगे, बस इस हॉरिजॉन्टल लेवल का पोजीशन चेंज कर जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। आई बस समझ? Yes. मानसी समझ आया आपको? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके। सर्कुलर मोशन में और भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता। अब मेनली आपका होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं, टेंशन एंड वेलोसिटी। एंड हॉरिजॉन्टल सर्किल अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कोनिकल, पेंडुलम एंड सो ऑन। इतना पढ़ के रखिएगा, इससे बेस ज्यादा प्रॉब्लम कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। पुनीत, कोई डाउट आज क्लास से रिलेटेड? मानसी, कोई डाउट? No, sir. ओके देन। सर पर जैसे हमने अगर ये वाले पॉइंट का हम इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसमें तो जैसे हमने cos थीटा पिछले वाले में निकाला था तो इसमें उसकी हाइट 2r/r। अच्छा वो तो मतलब मुझे समझ नहीं आया, आपने h सेम ले लिया? हाँ, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। पिछली सारी चीजें हमने कैलकुलेट की थी इस पर्टिकुलर रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, अब उसने बस ग्राउंड को ले लिया है, तो सारी चीजें सेम ही रहेगी, बस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चीजें कैलकुलेट करेंगे और कुछ भी नहीं। आया समझ आशिका? यस सर। ओके देन।